پھپھو लाउंज में बहुत गर्मी है, आज रात मुझे एसी वाले कमरे में सोने दें प्लीज। तब भी दोपहर दावत का खाना बनाकर आरजू का गर्मी से बुरा हाल था। अलग कमरे में सुहागनें सोती हैं बीबी, तुम्हारा शौहर तो पहली रात तुम्हें छुए बगैर अमेरिका चला गया, किस खुशी में तुम्हें अलग कमरे में सुलाऊं। शमा बेगम कोसने में मसरूफ थी जब आरजू ने खामोशी से कमरे की चाबी उठा ली। आधी रात वो कमरा खोलकर अंदर आई तो इसे सख्त हैरत हुई, क्योंकि कमरा पहले से ठंडा था। इसे अपनी पहली रात याद आ गई जब शाहवेज इसे दूसरी औरत के लिए धुतकार कर छोड़ गया था। नम आंखों के साथ वो बिस्तर पर ढह गई, तभी इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले वो संभलती मुकाबिल अपनी गिरफ्त इसकी। रात के ठीक 10 बज रहे थे। पूरा दिन दूसरों की खिदमत करते करते आरजू के जिस्म की एक एक हड्डी जैसे जवाब दे चुकी थी। पसीने से भीगा हुआ दुपट्टा इसके कंधों से फिसल रहा था। हाथों पर बर्तन धोते धोते सुर्खी उभरी हुई थी और पैरों में इतनी जान भी नहीं थी बची थी कि ज्यादा देर खड़ी रह सके। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पिछले बागीचे में आकर एक पत्थर की बनी नशिस्त पर बैठ गई थी। दोनों हाथ अपनी गोद में जोड़ लिए, सर झुका लिया। सुबह से शाम तक दावत की तैयारी, मेहमानों की खिदमत, बर्तन सफाई, खाना पानी, हर काम इसी के हिस्से में आया था। मगर शाम ढल गई, रात उतर आई और किसी ने एक बार भी नहीं पूछा था कि इसने खुद कुछ खाया भी है या नहीं। भूख अब दर्द से आगे निकल चुकी थी, मगर दिल तो जैसे खून के आंसू रो रहा था। इसकी पलकों पर नमी तैरने लगी। इसे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई थी। कैसी मासूम उम्मीदों के साथ इसने अपने शौहर के नाम की सेज सजाई थी। दिल में हजारों ख्वाब थे कि शायद किस्मत अब मेहरबान हो जाए, शायद मोहब्बत नसीब हो जाए, शायद वो शख्स इसका हाथ थाम कर कहे कि अब तुम मेरी दुनिया हो। मगर किस्मत ने तो इसी रात इसकी रूह तोड़ दी थी। वो कमरे में आया, एक लम्हे को भी इसके चेहरे को मोहब्बत से न देखा, सिर्फ इसके सांवले रंग पर जहर भरे तंज किए नफरत से इसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर इसी के सामने अपना सामान समेटकर एक दूसरी औरत के पास चला गया। इस रात के बाद आरजू दुल्हन नहीं रही थी, सिर्फ इस घर की एक बेजुबान नौकरानी बनकर रह गई थी, जिसकी पहचान सिर्फ काम थी, एहसास नहीं। वो इन्हीं यादों में गुम थी कि कदमों की आहट पर चौंक उठी। सर उठाया तो सामने शमा बेगम की भांजी अलिशवा खड़ी थी। आरजू फौरन अदब से उठ खड़ी हुई। आप यहाँ? इसने हल्की सी घबराई आवाज में पूछा। अलिशवा ने गौर से इसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर नरम लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, सुबह से देख रही हूँ, एक लम्हे को भी तुमने आराम नहीं किया, हर जगह तुम ही काम कर रही थी। सच कहूं मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं, वरना जरूर तुम्हारा हाथ बटा देती। आरजू ने जबरदस्ती होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई। नहीं, आप मेहमान हैं, आप क्यों तकलीफ करती, मैं तो बस जरा ठंडी हवा खाने आ गई थी। अलिशवा ने अब्रू उचकाए। हवा खाने? ये हालत बना रखी है अपनी। फिर इसे जरा करीब आकर कहा, वैसे यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ अपने शौहर के कमरे में जाकर आराम करो। आरजू के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। इसने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं आंटी, इजाजत नहीं देंगी, अगर इन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। अलिशवा ने हैरत जताते हुए कहा, क्या मतलब इजाजत नहीं देंगी? तुम कोई मुलाजमा हो, वो तुम्हारे शौहर का कमरा है, तुम्हारा हक है वहां रहना। आरजू ने नजर झुका ली। बात इतनी आसान नहीं है। इसकी आवाज टूट गई। आप नहीं जानती? अलिशवा ने फौरन इसकी बात काट दी। मैं सब जानती हूँ, मगर तुम्हारी खामोशी ने सबको शेर बना रखा है। जो चीज पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती, ले ली जाती है। आखिर कब तक डरती रहोगी? एक बार अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ, फिर देखना कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। आरजू की धड़कन बेतरतीब होने लगी। इसके दिल में पहली बार किसी ने लफ्ज डाले थे, हक। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, जैसे अंदर शदीद जंग चल रही हो। फिर बहुत आहिस्तगी से सर उठाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके चेहरे पर खौफ साफ लिखा था, मगर कहीं न कहीं दिल में एक धुंधली सी उम्मीद भी जागी थी। वो जैसे नजरों से ओझल हुई अलिशवा के होंठों पर एक सर्द मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। बस यही तो चाहती थी मैं, आरजू। इसने आहिस्ता से खुद कलामी की। अपने कदमों से खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ो, ताकि इल्जाम भी किस्मत पर ही आए। इसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसने अभी अभी एक ऐसी चाल चल दी है जिसका अंजाम आरजू की जिंदगी में एक नई कयामत बनकर उतरने वाला था। दूसरी जाने वो मासूम शमा बेगम के कमरे के पास पहुंच गई थी।
दरवाजे पर लड़ती हुई उंगलियों से हल्की सी दस्तक देकर आरजू खामोशी से खड़ी हो गई। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल आएगा। चंद लम्हों बाद अंदर से शमा बेगम की नागवार आवाज उभरी, कौन है इस वक्त? आरजू ने झिझकते हुए जवाब दिया, आंटी मैं आरजू। अंदर आ जाओ। इजाजत मिलते ही इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। शमा बेगम बिस्तर पर नीम दराज थी। इन्होंने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली और माथे पर बल डाल दिए। अब क्या कयामत आ गई? आरजू ने नजर झुकाए धीमी आवाज में कहा, आंटी अगर आप इजाजत दें तो मुझे कमरे की चाबी चाहिए थी। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई, फिर शमा बेगम के होठों पर तंजिया हंसी फैल गई। किस कमरे की चाबी? जी मेरे, यानी वो अल्फाज न ढूंढ सकी। शमा बेगम ने इसकी बात मुकम्मल कर दी। मेरे बेटे के कमरे की? इनकी आवाज में ऐसी हकारत थी कि आरजू का सर मजीद झुक गया। कितनी जल्दी हक जताने का शौक जाग गया तुम्हें? इन्होंने तकिए से टेक लगाते हुए कहा, सुनो आरजू, अलग कमरे में सुहागनें सोती हैं, वो नहीं जिन्हें शौहर ने पहली रात कबूल करने से इनकार कर दिया। आरजू की पलकें लर्ज उठी मगर इसने कोई जवाब न दिया। शमा बेगम का लहजा मजीद सख्त हो गया, तुम्हें शायद अब तक समझ नहीं आई, मेरा बेटा तुम्हें छोड़ने के काबिल भी नहीं समझता। इसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम ख्वाब देख रही हो कि इसके कमरे में जाकर आराम करोगी। हर लफ्ज जैसे अंगारा बनकर आरजू के वजूद पर गिरता जा रहा था। लेकिन आंटी मैं सिर्फ बहुत थक गई हूँ, इसने बामुश्किल इतना कहा। तो क्या हुआ? शमा बेगम ने बेरहमी से जवाब दिया, इस घर में नौकर थकते नहीं क्या? जाओ जहां रोज सोती हो वहीं जाकर लेट जाओ। मेरे बेटे के कमरे की दहलीज भी तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी गई। आरजू एक बार फिर हिम्मत करके कहा, सिर्फ आज के लिए एक लफ्ज भी और नहीं। शमा बेगम ने गुस्से से इसकी बात काट दी। तुम्हें लगता है मैं इस कमरे की चाबी तुम्हारे हाथ में दूंगी? जिस लड़की को मेरा बेटा अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं, इसे मैं इसके कमरे में भेज दूं। अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहकर इन्होंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखें बंद कर ली, जिससे आरजू की मौजूदगी भी इन्हें नागवार गुजर रही हो। आरजू चल में वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू भर आए थे मगर वो इन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। फिर अचानक अलिशा की बातें इसके जहन से में गूंजने लगी। जिस चीज पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती। इसने बेख्तियार साइड टेबल की तरफ देखा जहां चाबी साफ नजर आ रही थी। इसके हाथ कांपने लगे, दिल मुसलसल डर रहा था। अगर शमा बेगम जाग गए तो शायद आज वो इस घर में जिंदा न बच सके, मगर जिस्म की टूटती हुई ताकत, सारा दिन की बेइंतहा मुशक्कत और सिर्फ चंद लम्हों के सुकून की ख्वाहिश इस खौफ पर भारी पड़ गई। इसने एहतियात से कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, सांस जैसे हलक में अटक गई थी। इसने लड़ते हुए हाथ से चाबी उठाई। चंद लम्हों तक वो साकित खड़ी रही, जैसे खुद यकीन ना रहा हो किसने वाकई ये कर लिया है। शमा बेगम बदस्तूर दूसरी तरफ करवट लिए खामोश थे। आरजू ने धीरे से मुट्ठी में चाबी मजबूती से बंद की, नजरें झुकाई और खामोश कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही इसने एक गहरा सांस लिया। खौफ अब भी इसके चेहरे पर नुमाया था, मगर आज पहली बार इसने किसी की धमकी, किसी की तौहीन और किसी के हुक्म से ज्यादा अपनी थकन को अहमियत दी थी, बेखबर कि यही एक कदम आने वाले तूफान की बुनियाद बनने वाला था। कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से बंद करते ही आरजू ने गहरा सांस लिया। कमरा इस वक्त ठंडा हो रहा था। एक लम्हे के लिए वो हैरान भी हुई थी। शावेज बाहर मुमालिक में था, फिर कमरा ठंडा क्यों हो रहा था? मगर वो नजरअंदाज कर गई थी। हाथ में पकड़ी चाबी मेज पर रखते हुए वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर थके हुए कदमों से बिस्तर तक आए, रिमोट से एसी ऑन किया। इसके वजूद में इतनी भी ताकत बाकी नहीं थी कि कपड़े बदलने का सोचती। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की और महसूस किया कि जैसे महीनों बाद इसे नरम बिस्तर नसीब हुआ हो। अभी एक लम्हा ही गुजरा था कि अचानक इसने अपनी पुश्त पर किसी के हाथ का लम्स महसूस किया। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वो हड़बड़ाकर पलटी तो सामने एक अजनबी नौजवान को देखकर खौफ से चीख दबाते हुए फौरन उठकर बैठ गई। अगले लम्हे वो बिस्तर से नीचे उतर चुकी थी। सामने मौजूद शख्स मर्दाना वजाहत का मालिक था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एतमाद, मगर इस वक्त आरजू के लिए वो सिर्फ एक अजनबी मर्द था। आप कौन है? इसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। और मेरे शौहर के कमरे में क्या कर रहे हैं? नौजवान ने हैरत से इसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। मैं तो शावेज का दोस्त हूँ, लेकिन सवाल तो मुझे करना चाहिए, आप कौन है? आरजू ने फौरन जवाब दिया, मैं इसकी बीवी हूँ। इसकी बात सुनकर वो जैसे चौंक गई। बीवी? माफ कीजिएगा, मगर शावेज की शादी तो एक गोरी लड़की से हुई है, आप कब से इसकी बीवी बन गई?
आरजू की पेशानी पर शक्लें उभर आईं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस गौरी लड़की की बात कर रहे हैं? वो संजीदगी से बोला, एक अंग्रेज लड़की, सब जानते हैं, वो तो काफी अरसे से इसी के साथ है। बस, आरजू ने गुस्से से इसकी बात काट दी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं भी जाकर आंटी को बताती हूँ कि इनके बेटे के कमरे में एक अजनबी मर्द छुपा हुआ है। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने वाली थी कि नौजवान ने पुरसकों लेटे में कहा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जरा ठहर जाओ, असल तमाशा तो अभी शुरू होने वाला है। आरजू ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मगर इसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सबसे आगे लिशबा खड़ी थी, इसके पीछे शमा बेगम, हमदान साहब और घर के कई अफराद अंदर दाखिल हो गए। इतने लोगों को एक साथ देखकर आरजू का रंग जर्द पड़ गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। शमा बेगम की नजर जैसे ही बुराक पर पड़ी, फिर आरजू पर गई। इनकी आंखों में आग भड़क उठी। वो लपक कर आई और पूरी कुव्वत से आरजू के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बदकिरदार लड़की, इनकी चीख पूरे कमरे में गूंजी। मुझे पहले दिन तुम पर शक था, आखिर बाहर मुंह मार ही लिया तुमने। मेरा बेटा तुम्हें हाथ क्या लगाता, तुमने तो दूसरे मर्द ढूंढ लिए। आरजू सिसक उठी। नहीं, खुदा के लिए ऐसी बात न करें, मैं तो सिर्फ आराम करने। खामोश, शमा बेगम ने इसकी बात काट दी। अब ड्रामा मत करो। आरजू ने रोते हुए बुराक की तरफ इशारा किया। मैं इनको जानती तक नहीं, ये कौन है मुझे कुछ नहीं मालूम। इसलिए मैं बुराक निहायत इत्मीनान से अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखकर बोला, मोहतरमा झूठ बोल रही हैं, काफी अरसे से हमारे ताल्लुकात थे। आज भी इन्हीं ने मुझे बुलाया था, मैं खिड़की के रास्ते आया हूं ताकि किसी को शक न हो। झूठ! आरजू की चीख निकल गई। ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमदान साहब गुस्से से आगे बढ़े। इन्होंने बुराक का गिरेबान पकड़ लिया। बदबख्त, मेरी बहू के साथ ताल्लुक रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बुराक ने एक झटके से इनका हाथ हटाया और सर्द लहजे में बोला, खबरदार, दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी न कीजिएगा। मैं खामोश जरूर हूं, कमजोर नहीं, जो कहना था कह दिया। अब रास्ते से हट जाइए। वो बेनियाजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को अलिशबा की तरफ देखा, जिसके आंखों में छुपी कामयाबी से वही पढ़ सका, फिर बाहर निकल गया। आरजू ने बेबस नजरों से सबको देखती रह गई। मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ। मगर इसकी एक न सुनी गई। शमा बेगम ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा और जोर से खींच लिया। कसमें अपने पास रखो, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा तुम जैसी औरत को कभी कबूल नहीं करेगा। आरजू दर्द से करा उठी। खुदा के लिए मेरी बात तो सुन ले, मुझे फंसाया गया है। चुप! शमा बेगम ने इसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर अब मासूम बन रही हो, निकल जाओ इस घर से। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आरजू के आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। वो दुहाइयां देती रही, सफाइयां पेश करती रही, मगर किसी के चेहरे पर रहम का एक साया भी नहीं आया था। लम्हों बाद घर का मरकजी दरवाजा इसके मुंह पर बंद हो चुका था और वो अंधेरी रात में तन्हा खड़ी थी, ये समझे बगैर कि इसकी जिंदगी का सबसे सफाक खेल अभी शुरू हुआ था। 1 घंटे बाद रात के 12 बज चुके थे। आरजू फुटपाथ के किनारे घुटनों को अपने बाजों में समेटे बैठी थी। इसकी आंखें मुसलसल बह रही थी, मगर अब आंसू भी जैसे थक चुके थे। जिंदगी में पहली बार इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि इंसान का बेघर होना सिर्फ छत ना होने का नाम नहीं, बल्कि हर इस दरवाजे का बंद हो जाना है जहां वो दस्तक दे सके। इसे सर उठाकर सामने सड़क को देखा, फिर बेख्तियार नजरें झुका ली। अब कहां जाऊं? इसके होंठों से बेआवाज सरगोशी निकली। माँ बाप तो इसे बचपन में छोड़ गए थे। चचा और चची ने सीने से लगाकर पाला, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दी, मगर निकाह के कुछ ही अरसे बाद एक खौफनाक कार हादसे ने वो सहारा भी छीन लिया। इनका छोटा सा घर ही इसकी आखिरी उम्मीद था, मगर इनके अपने बच्चों ने वो मकान बेचकर रकम आपस में बांट ली और आरजू को किसी ने एक दिन के लिए भी अपने घर में जगह ना दी। आज उसके पास न कोई अपना था, न कोई दरवाजा, न कोई नाम लेने वाला, और इन्हीं तल्ख सोचों में गुम थे कि इन्हें अपने बराबर में किसी के बैठने का एहसास हुआ। इसे चौंक कर दाएं तरफ देखा तो बुराक खामोशी से सर झुकाए बैठा था। इसे देखते ही आरजू के चेहरे पर नफरत की शिद्दत उभर आई। वो फौरन उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की? इसकी आवाज नफरत से कांप रही थी। अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी जिंदगी तबाह करके अब मेरे पास आकर बैठ रहे हो। दफा हो जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। बुराक ने सर उठाया। इसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत है, और होनी भी चाहिए। नफरत? आरजू तलखी से हंस पड़ी। नफरत तो बहुत छोटा लफ्ज है। तुमने मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया।
اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میں تمہارے لیے ایک دعا بھی نہیں کروں گی۔ براق نے آہستہ سے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ معافی؟ اس نے غصے سے قدم آگے بڑھایا۔ کیا تمہاری معافی سے میرا نام واپس آ جائے گا؟ کیا میرا گھر واپس مل جائے گا؟ کیا لوگ مجھ پر عزت سے دیکھیں گے؟ براق نے گہرا سانس لیا۔ مجھے شاویز نے اس کام کے پورے 1 کروڑ روپے دیے تھے۔ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں لالچ میں آ گیا، آرزو کے آگے پھیل گئی تو میری زندگی صرف 1 کروڑ کی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسا درد تھا کہ براق نظریں نہ ملا سکا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں مانتا ہوں، مگر ایک بات اور بھی ہے۔ شاویز نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے میں سیدھا اپنے گھر نہیں گیا۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ آرزو نے حقارت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ تم؟ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم چاہو تو تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ آرزو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھ آئی؟ تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں یہی سڑک پر مر جاؤں۔ تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ براق نے اس کی بات خاموشی سے سنی، پھر نرم لہجے میں بولا، میں تم سے کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا، میری بات پوری سن لو۔ میرے گھر میں صرف میں رہتا ہوں، مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو گھر کا خیال رکھ سکے، کھانا بنا دے، صفائی دیکھ لے، بدلے میں تمہیں رہنے کے لیے چھت ملے گی، عزت سے رہو گی، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آرزو نے نفرت سے کہا، تمہاری قسموں پر اعتبار کر لوں جیسے پہلے کیا تھا۔ اعتبار مت کرو، وقت کو آزما لو۔ براق نے سکون سے جواب دیا، ویسے بھی اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں، تم اکیلی ہو، بے سہارا ہو، اگر یہاں بیٹھی رہی تو نہ جانے کون تمہیں کس نظر سے دیکھے۔ کم از کم میرے ساتھ چلو، صبح ہوتے اگر تمہیں لگے کہ میں بھی دوسروں جیسا ہوں تو فوراً چلی آنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ آرزو نے بے اختیار آنسو پونچھے۔ اس کا دل اب بھی اس شخص سے شدید نفرت کرتا تھا، مگر حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی رشتہ دار۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر ہر سمت اسے صرف اجنبیت نظر آئی۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ براق نے آہستہ سے سر ہلایا، شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ آرزو نے چند لمحے خاموش رہ کر آخرکار آنکھیں بند کی، جیسے اپنی قسمت کے سامنے ہار مان رہی ہو، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، صرف رہنے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی امید مت رکھنا۔ براق خاموشی سے کھڑا ہوا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آرزو بھی اٹھ گئی مگر اس کے ہر قدم میں مجبوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ قسمت نے اس کے لیے باقی تمام راستے بند کر دیے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بلند و بالا لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ کھلتے گاڑی اندر داخل ہوئی تو آرزو کی نظریں بے اختیار چاروں طرف گھومنے لگیں۔ سامنے سفید پتھروں سے بنی ایک شاندار کوٹھی تھی جس کی کشادہ راہداری، بلند ستون اور وسیع لان پہلی نظر میں اس گھر کی حیثیت بیان کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی براق نیچے اترا اور خاموشی سے دوسری طرف آ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آرزو بھی آہستہ سے باہر نکلی مگر اس کی نظریں اب بھی اس کوٹھی پر جمع ہوئیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم تو کافی امیر لگتے ہو، تمہاری گاڑی بھی بہت مہنگی ہے، یہ گھر بھی۔ اس نے ادھورا جملہ چھوڑ کر براق کی طرف دیکھا۔ اگر تمہارے پاس اتنا سب کچھ تھا تو صرف 1 کروڑ روپے کے لیے میری پوری زندگی کیوں برباد کر دی؟ براق کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کاش یہ سب میرا ہوتا۔ آرزو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ دولت سب میرے بابا کی ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، انہوں نے مجھے اپنے ہی بزنس میں نوکری پر رکھا ہوا تھا مگر چند دن پہلے مجھے وہاں سے بھی نکال دیا۔ اس وقت میرے پاس نہ کوئی کام ہے نہ اپنی کمائی۔ آرزو کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اگر تمہارے پاس نوکری بھی نہیں تو پھر مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ پہلے تمہاری وجہ سے میری زندگی ختم ہو گئی، اب تم اپنا خرچہ بھی بڑھا رہے ہو۔ براق نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس گھر کے ملازموں کی تنخواہیں، راشن، سارے اخراجات بھی بابا ہی دیتے ہیں۔ اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں ایک ملازم ہو یا زیادہ یا کم۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کم از کم 3 وقت کا کھانا، پہننے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ تو تمہیں میں دے سکتا ہوں نا۔ آرزو نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی، کبھی وہ بھی ایک گھر کی بہو تھی، آج ایک چھت ملنے پر شکر ادا کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ اس سے دھیمی آواز میں کہا، مجھے صرف رہنے کی جگہ چاہیے، سرونٹ کوارٹر دکھا دو، میں وہیں رہ لوں گی۔ براق نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، سرونٹ کوارٹر؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آرزو نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم وہاں نہیں رہو گی، وہ سنجیدگی سے بولا، اوپر ایک گیسٹ روم خالی ہے، آج سے وہ تمہارا کمرہ ہوگا۔ آرزو نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا،
नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रह सकती, मैं यहाँ नौकरानी की तरह आई हूँ, मेहमान बनकर नहीं। बुराक ने इसकी बात तहम्मुल से सुनी, फिर हल्का सा मुस्कुराया। नौकरानी नहीं, घर की मैनेजर। फर्क समझती हो? आरजू ने बेयकीनी से उसे देखा। मैनेजर? हाँ, घर की देखभाल तुम करोगी, मुलाजमों पर नजर रखोगी और बाकी इंतजाम संभालोगी। इस हिसाब से तुम्हें वही सहूलतें मिलेंगी जो इस जिम्मेदारी के मुताबिक होनी चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर में रहकर तुम किस चीज का इंतजाम नहीं कर सकोगी, आरजू ने दोबारा कहा। लेकिन मुझे इस सब की आदत नहीं है। बुराक ने हल्के से इसकी बात काट दी। और मुझे बहस की आदत नहीं। इसके लहजे में पहली बार हल्की सी सख्ती आई। जो कमरा मैं दे रहा हूं तुम वहीं रहोगी, यहां मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। आरजू ने चल लंबी खामोशी से इसकी तरफ देखा। अजीब इंसान था, कभी इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता था, कभी इसके लिए सहूलतों का इंतजाम भी कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। आखिरकार इसने खामोशी से नजरें झुका ली। बुराक ने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। आरजू भी खामोश कदमों से इसके पीछे चलती। चंद लम्हों बाद वो एक कुशादा गेस्ट रूम के सामने रुका, दरवाजा खोला और मुख्तसर सा बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा, आराम कर लो, बाकी बातें सुबह होंगी। आरजू ने ना कमरे को गौर से देखा, ना कुछ सवाल किया। वो बस खामोशी से अंदर दाखिल हुई, जैसे इसके अंदर सवाल करने, एहतजाज करने और हैरान होने की भी ताकत बाकी न रही हो। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ तो वो पहली बार खुद को चार दीवारी के अंदर महफूज महसूस कर रही थी, मगर दिल के जख्म अब भी वैसे ही ताजा थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही आरजू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। इसकी नजरें सामने दीवार पर जमी थी, मगर जहन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका यहाँ आना दुरुस्त था या नहीं। जिस शख्स ने चंद घंटे पहले झूठ बोलकर इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया, ऐसी के घर में पनाह लेना, क्या ये इसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी या सबसे बड़ी गलती? इसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। अगर आज चचा और चची जिंदा होते तो क्या वो कभी इसे इस हाल में देखने देते? शायद नहीं, मगर अब वो दुनिया में नहीं थे और दुनिया में इसका अपना कोई भी तो नहीं बचा था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दरवाजा, ना कोई ऐसी जगह जहां वो बेखौफ होकर जा सकती थी। इसने नम आंखों से कमरे में एक नजर दौड़ाई और दिल ही दिल में सोचा, शायद किस्मत मुझे इस रास्ते पर धकेल रही है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसे चौंक कर सर उठाया, आ जाएं। दरवाजा खुला और बुराक हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। इसने खामोशी से ट्रे सामने रखी, मेज पर रख दी, फिर आरजू की तरफ देखते हुए बोला, मैं देख रहा था आज दावत में तुमने एक लुकमा भी नहीं खाया। सुबह से सबको खाना खिलाती रही मगर खुद भूखी रह गई। खाना खा लो, वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी गुजरा है। आरजू ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम दावत में भी मौजूद थे? बुराक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी नजर तुम पर क्यों नहीं पड़ी? इसने बेयकीनी से पूछा। बुराक ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी? सुबह से मुसलसल काम कर रही थी, गर्मी, थकन, मेहमान, तुम खुद को संभालने में लगी हुई थी। मेरी तरफ देखती भी कैसे? वैसे भी मुझे आम मेहमान की तरह नहीं बुलाया गया था, पूरे मंसूबे के तहत बुलाया गया था। आरजू के चेहरे से हैरत गायब होकर संजीदगी में बदल गई। इस मंसूबे में कौन कौन शामिल था? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। बुराक ने गहरा सांस लिया, जैसे अल्फाज का बोझ इससे भी महसूस हो रहा हो। ये बात शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, आखिर शावेज मेरा दोस्त है और दोस्त के राज छुपाने चाहिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका है इसके बाद खामोश रहना भी जुर्म लग रहा है। आरजू की नजरें इस पर जम गई। बुराक ने धीरे से कहा, तुम्हारी सास, शावेज और अलिशबा, ये तीनों शुरू से इस मंसूबे में शामिल थे। मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल देना। आरजू के होंठ बेख्तियार खिल गए। अलिशबा भी? हाँ, बुराक ने इस बात में सर हिलाया। याद है इसने तुम्हें कहा था कि अपने शौहर के कमरे में जाकर आराम करो? वो सब पहले से तय था। असल मंसूबा तो ये था कि मैं सर्वेंट क्वार्टर में जाऊं जहां तुम रहती थी और वहां सबको बुलाकर तमाशा खड़ा किया जाए, मगर आखिरी लम्हे शावेज ने मंसूबा बदल दिया। इसने कहा कि अपने कमरे में जाओ ताकि इल्जाम ज्यादा मजबूत लगे। आरजू की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो चलना में बोल ही न सकी, फिर टूटे हुए लहजे में बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था, मेरा नहीं। बुराक ने पहली बार इसकी आंखों में बराह रास्त देखा। इसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था, लेकिन आंखों में कोई राज भी मौजूद था। वो संजीदगी से बोला, दोस्ती अपनी जगह, मगर इंसानियत भी कुछ चीज होती है। मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की। 1 करोड़ रुपए की लालच में एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
शायद मैं अपनी इस गलती की तलाफी कभी ना कर सकूं, मगर कम अज कम मजीद जुल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसने मेज की तरफ इशारा किया। खाना खा लो, भूखे पेट गम और भी ज्यादा महसूस होता है। फिर चलना में खामोश रहकर आहिस्ता से बोला, और अगर मुमकिन हो तो मुझे कभी माफ कर देना, अगरचे मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। ये कहकर इसने मजीद कुछ न कहा, खामोशी से पलटा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। आरजू देर तक मेज पर रखी खाने की ट्रे को देखती रही। इसके जहन में अब भी बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर जिस्म की कमजोरी हर एहसास पर गालिब आ चुकी थी। इसे शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। आखिरकार इसने खामोशी से प्लेट अपनी तरफ खींची, पहला लुकमा तोड़कर मुंह में रखा और कई घंटों बाद पहली बार अपने खाली मैदे को कुछ सुकून देने लगी। अगरचे इसके दिल का जख्म अब भी वैसे ही ताजा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर आरजू अभी तक बिस्तर के किनारे खामोश बैठी थी। रात भर जागने की वजह से इसकी आंखों के गिर्द हल्के नुमाया हो चुके थे। वो अपने हाथों की उंगलियों को बेदिहानी में एक दूसरे में फंसा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, इसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र मुलाजमा एहतराम से अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर शफकत नुमाया थी। बेटा, साहब ने आपको डाइनिंग रूम में बुलाया। आरजू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आप इनसे कह दे मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, फिर नाश्ता कर लूंगी। मुलाजमा चलने में खामोश रही, फिर नरमी से बोली, मैं यही कहकर गई थी, मगर इन्होंने कहा है कि आपको हर कीमत पर बुला कर लूं। इन्होंने कहा कुछ जरूरी काम की बात करनी है। आरजू ने एक लम्हे को आंखें बंद की। इसे याद आया कि अब वो किसी और के घर में थी, यहाँ इसकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती थी। वो यहाँ पनाह लेने के साथ साथ काम करने भी आई थी। उसने खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त किया, बिस्तर से उठी और मुलाजमा के साथ बाहर निकल आई। चंद लम्हों बाद वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। बुराक पहले ही मेज के एक तरफ बैठा था। पूरा नाश्ता मेज पर सजा हुआ था, मगर साफ जाहिर था कि इसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं खाया था, जैसे वो सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हो। आरजू आहिस्ते आहिस्ते इसके करीब पहुंची। बुराक ने सर उठाकर इसे देखा और मुख्तसर लहजे में बोला, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात भी करनी है और साथ नाश्ता भी करना है। आरजू ने नजरें झुका ली। मुझे भूख नहीं है। बुराक ने कुर्सी की पुष्ट से टेक हटाई और पहली बार कदरे संजीदा लहजे में कहा, बैठ जाओ, ये तुम्हारे बॉस का हुक्म है। आरजू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आज इसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। न कल वाली नरमी थी, न पछतावे की झलक। इसके लहजे में एक जिम्मेदार शख्स का एतमाद था। आरजू खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। बुराक ने इसकी तरफ प्लेट सरकाई। पहले नाश्ता शुरू करो, फिर बात करते हैं। आरजू ने खामोशी से एक छोटा सा लुकमा तोड़ा। बुराक ने पानी का ग्लास अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, तालीम कितनी है तुम्हारी? आरजू ने मुख्तसर जवाब दिया, मैंने इंटर किया हुआ है, मजीद पढ़ने का इरादा था। इसने अगला सवाल किया। आरजू के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। इरादा तो बहुत कुछ था, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। बुराक ने सर हिलाया जैसे इसे जवाब की तवक्को हो। फिर इसे मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा, आज सुबह बाबा का फोन आया था। आरजू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इन्होंने मुझे नौकरी पर वापस बुला लिया। अच्छा? आरजू के मुंह से बेख्तियार निकला। सिर्फ यही नहीं, बुराक ने बात आगे बढ़ाई, मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया था। इन्होंने कहा है कि चूंकि तुम घर की मैनेजर हो, इसलिए तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे। इनके अल्फाज थे, जो लड़की घर संभाल सकती है वो शायद तुम्हें भी संभाल ले। आरजू ने हैरत से इसे देखा। मुझे आपके साथ ऑफिस जाना होगा। बिल्कुल। बुराक ने इस बात में सर हिला दिया। वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। आरजू को सोचकर बोली, लेकिन वहां जाकर मैं करूंगी क्या? बुराक ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मेरी शेड्यूलिंग, फाइलिंग का रिकॉर्ड, मीटिंग का ख्याल और जो काम मैं कहूंगा वो आहिस्ता से सब सीख जाओगी। आरजू चलना में खामोश रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, एक बात पूछूं? जरूर। इस काम की मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? बुराक ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, पूरी तनख्वाह मिलेगी। इस घर में रहने के लिए तुम्हें अलग से जगह मिल रही है, खाने पीने की फिक्र नहीं होगी और काम के बदले बाकायदा सैलरी भी मिलेगी। मैं एहसान नहीं कर रहा, तुम काम करोगे और इसका मुआवजा लोगी। आरजू के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हैरत उभरी। जिंदगी में पहली बार इसे अपने बलबूते पर कुछ कमाने का मौका मिल रहा था। इसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं ये सब ठीक से ना कर सकी तो? बुराक ने सुकून से जवाब दिया, गलतियां हर नया इंसान करता है, मगर सीखने वाला आगे बढ़ जाता है। मुझे मेहनत करने वाले लोग पसंद है, कामिल लोग नहीं। आरजू ने चलने में सोचा, इसके पास इनकार की कोई माकूल वजह भी नहीं थी। एक तरफ बेयकीनी जरूर थी, मगर दूसरी तरफ इज्जत के साथ रोजगार का मौका भी। आखिरकार इसे आहिस्ता से सर हिला दिया, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी।
बुराक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छी बात है, नाश्ता खत्म करो, फिर 1 घंटे बाद निकलते हैं। आरजू ने खामोशी से दोबारा प्लेट की तरफ देखा। दिल में अब भी बेशुमार अंदेशे मौजूद थे, मगर इन सबके दरमियान एक नई उम्मीद ने भी खामोशी से जन्म ले लिया था कि शायद किस्मत ने इसके लिए अभी तमाम दरवाजे बंद नहीं किए थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बुलंदोबाला शीशे की इमारत के सामने आकर रुकी। बुराक ने गाड़ी पार्क की और खामोशी से बाहर निकल आया। आरजू भी इसके पीछे चलने लगी। जैसे दोनों इमारत के अंदर दाखिल हुए, इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमीन फौरन एहतरामन खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, हर तरफ एक साथ आवाजें उभरी। बुराक ने से मुख्तसर से सर हिलाया और बगैर रुके आगे बढ़ गया। आरजू हैरान नजरों से एक एक चेहरा देखती रह गई। इसने तो यही सुना था कि वो अपने बाप के पास मुलाजमत करता है, मगर एक मुलाजिम के लिए इतना एहतराम। लोग इसके सामने इस अंदाज से क्यों खड़े हो रहे थे, जैसे कंपनी का असल इख्तियार इसी के हाथ में हो। वो इन्हीं सोचों में गुम इसके पीछे चलती रही। लिफ्ट से निकलकर वो एक वसी राहदारी में पहुंचे, जहां दीवारों पर कंपनी की कामयाबियों की तस्वीर आवेजा थी। बुराक सीधा एक बड़े से कैबिन के सामने रुका, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। आरजू ने कदम रखा तो इसकी नजरें बेख्तियार पूरे कमरे पर घूम गईं। कुशादा कैबिन, नफीस फर्नीचर, दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन, किताबों से भरी अलमारियां और शीशे की दीवार से दिखाई देता पूरा शहर। सब कुछ इसकी तवक्को से कई ज्यादा शानदार था। बैठ जाओ, बुराक ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी एक मुख्तसर से मीटिंग है, इससे फारिग हो जाऊं तो तुम्हें बाबा से भी मिलवाता हूं। आरजू ने खामोशी से सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद 3 अफराद फाइलें उठाए अंदर दाखिल हुए। बुराक अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसका लहजा, अंदाज और फैसले सुनकर आरजू हैरत से इसे देखती रह गई और वो हर नुक्ते पर सवाल करता, हदायत देता, फैसले सुनाता और सामने बैठे लोग बगैर किसी बहस के इसकी हर बात नोट करते जा रहे थे। किसी एक लम्हे की भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक मुलाजिम है। तकरीबन आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सब लोग एहतराम से उठे, थैंक यू सर कहकर बाहर निकल गए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। बुराक लैपटॉप खोलकर किसी रिपोर्ट पर नजर जुमाए बैठ गया। आरजू पहले खामोश रही, मगर जितना वक्त गुजरता गया इसके दिल में सवाल बढ़ते गए। आखिरकार वो आहिस्ता से उठी और इसकी मेज के करीब आकर रुक गई। बुराक ने नजर स्क्रीन से हटाए बगैर पूछा, हाँ कुछ कहना है? आरजू ने चंद लम्हे से देखा, फिर धीरे से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम अपने बाबा के पास नौकरी करते हो। तो इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो फिर ये सब क्या था? आरजू की आवाज में उलझन साफ महसूस हो रही थी। जिस तरह तुमने मीटिंग ली, सबको हदायत दी, फैसले किए, वो किसी आम मुलाजिम का अंदाज नहीं था। लोग तुम्हें ऐसे सुन रहे थे जैसे तुम इस कंपनी के मालिक हो। बुराक ने पहली बार नजर उठाकर इसकी तरफ देखा, मगर खामोश रहा। आरजू ने कदम और आगे बढ़ाया। सच बताओ, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? इसने बगौर इसके चेहरे को देखते हुए कहा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई ना कोई राज नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हर बात पूरी नहीं बताते। आखिर हकीकत क्या है? चंद लम्हों तक बुराक खामोशी से देखता रहा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में संजीदगी बरकरार थी। आरजू, हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता। यानी वाकई कोई राज है? इसने फौरन सवाल किया। बुराक ने नफी में सर हिलाया। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये मेरे बाबा की कंपनी है और मैं इनका बेटा हूँ। जाहिर है इन्होंने बहुत से इख्तियारात मेरे सपोर्ट किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ लोग मुझे इसी एहतराम से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मालिक हूँ। आरजू ने बेयकीनी से देखा। फिर भी कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो। बुराक ने कुर्सी से उठते हुए हल्के मगर दो टोक लहजे में कहा, बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर तवज्जो दो। हर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश मत करो, वरना खुद ही उलझ जाओगी। इसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर फाइल हाथ में लेते हुए बोला, मैं एक छोटी सी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर आराम से बात करेंगे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक लम्हे को रुका और मुख्तसर सी नजर इस पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होते ही आरजू दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। इसकी नजरें दरवाजे पर जमी थी और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। बुराक खानजादा वो हरगिज नहीं था जो वो खुद को जाहिर कर रहा था, और इसकी जिंदगी के पर्दे में यकीनन कोई ऐसा राज छुपा था जिससे अभी तक सबको बेखबर रखा गया था। बुराक के कमरे में अकेली रह जाने के बाद आरजू आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पूरे कैबिन का जायजा लेने लगी। हर चीज अपनी जगह निहायत सलीके से ढकी हुई थी। मेज पर फाइलों की तरतीब, दीवार पर आवेजा असनाद और एक तरफ रखी किताबों की अलमारी इस बात का सबूत थी कि यहाँ हर काम नज्म ज़ब्त से होता है। वो चलते चलते शीशे की बड़ी दीवार के सामने आकर रुक गई।
सामने पूरा शहर इसकी नजरों के सामने फैला हुआ था। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और दूर तक फैला मंजर देखकर चंद लम्हों के लिए वो सब कुछ भूल गई। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। वो फौरन पलटी। सामने तकरीबन 25-26 साल की एक बावकार सी लड़की थी। आरजू ने फौरन अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। लड़की ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। फिर एहतराम से बोली, मेरा नाम नीलम है, मैं बुराक सर की सेक्रेटरी हूँ। इन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको पूरा ऑफिस दिखा दूं और आपके हिस्से का काम भी समझा दूं। आरजू ने हल्के से सर हिलाया, जी शुक्रिया। वैसे वो खुद कहाँ है? नीलम के चेहरे पर संजीदगी आ गई। इसे निहायत शाइस्तगी से कहा, देखिए मोहतरमा, एक बात पहले ही अर्ज कर दूं, हो सकता है ऑफिस से बाहर आपका और बुराक सर का कोई भी ताल्लुक हो, लेकिन ऑफिस के अंदर आपको इन्हें सिर्फ सर कहकर मुखातिब करना होगा। यहाँ हर चीज एक प्रोफेशनल तरीके है उसके। आरजू एक लम्हे को घबरा गई। जी मैं तो बस, नीलम ने नरमी से उसकी बात मुकम्मल की, मैं समझ सकती हूँ मगर आप नहीं है, इसे बताना जरूरी था। यहाँ बुराक सर कंपनी के सीईओ हैं, इनके सामने कोई मुलाजिम बेतकल्लुफ अंदाज में बात नहीं करता। आरजू क्या के हैरत से फैल गई। सीईओ? लेकिन इन्होंने तो कहा था कि ये कारोबार इनके बाबा का है, वो सिर्फ इनके साथ काम करते हैं। नीलम ने कंधे उचका दिए। ये कारोबार असल में किसका है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं और ना ही मेरा मौजू है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस इमारत में आखिरी फैसला बुराक सर का होता है। इनकी एक हदायत पूरी कंपनी के लिए हुक्म समझी जाती है, इसलिए आप भी ख्याल रखिएगा कि किसी किस्म की गलती ना हो। आरजू ने फौरन इस बात में सर हिलाया, जी आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। नीलम के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। अच्छी बात है, फिर आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। नीलम ने एक शोबे में ले जाकर लोगों से इसका तारुफ करवाती रही। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ लीगल टीम बैठती है, और ये एडमिन सेक्शन है। हर जगह लोग एहतराम से मुस्कुराकर आरजू का इस्तकबाल करते, मगर साथ ही बुराक के नाम पर इनके लहजों में अजीब सा एहतराम और एहतियात भी नुमाया होती थी। कोई भी इसका नाम लेते हुए बेतकल्लुफ नहीं होता था। आरजू खामोशी से सब कुछ देखती रही। इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश जन्म ले रही थी। कल तक वो सुबह आंख खुलते झाड़ू, बर्तन और जिल्लत के ताने सुनने की आदत थी। पूरा दिन दूसरों के हुक्म पर गधे घोड़े की तरह काम करती थी और बदले में 2 वक्त की रोटी भी एहसान बनकर मिलती थी। आज अचानक वो एक बड़े दफ्तर में खड़ी थी जहां लोग इसे इज्जत से मुखातिब कर रहे थे, काम समझा रहे थे और एक प्रोफेशनल माहौल में इसका इस्तकबाल कर रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को इस नई दुनिया के मुताबिक कैसे ढाले। इसका जहन बार बार बुराक की तरफ जा रहा था। क्या वो वाकई बुरा इंसान था? अगर बुरा था तो फिर इसके लिए ये सब क्यों कर रहा था? अगर अच्छा था तो फिर इसने 1 करोड़ रुपए के लिए इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता। वो जितना इसके बारे में सोचती, इतनी ज्यादा उलझती चली जाती। बुराक खानजादा इसके लिए कैसी पहेली बनता जा रहा था जिसका कोई सिरा इसके हाथ नहीं आ रहा था। रात काफी ढल चुकी थी जब गाड़ी कोठी के मरकजी दरवाजे के सामने आकर रुकी। बुराक ने खामोशी से गाड़ी बंद की और बगैर कुछ कहे नीचे उतर आया। आरजू भी दूसरी तरफ से बाहर निकली। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बावजूद इसके ज़हनी सुकून इसको नसीब नहीं हुआ था। जितनी देर वो वहां रुकी, इतने ज्यादा सवाल इसके दिल में जन्म लेते गए। बुराक ने हमेशा की तरह मुख्तसर अंदाज में कहा, चलो अंदर। दोनों खामोशी से अंदर दाखिल हुए। बुराक सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आरजू की आवाज ने इसे रोक लिया। बुराक वो एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता से पलटा। आरजू चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। इसकी आंखों में उलझन भी थी और अज़म भी। मुझे तुमसे बात करनी है। बुराक ने घड़ी पर एक नजर डाली, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, कहो। आरजू ने गहरा सांस लिया। मैं पूरा दिन सोचती रही हूँ और एक नतीजे पर पहुंची हूँ। बुराक खामोशी से इसे देखता रहा। तुम शावेज के दोस्त हो ही नहीं सकते। ये सुनते एक लम्हे के लिए बुराक के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी, मगर उसने फौरन अपने तासुरात संभाल लिए। ये अचानक कैसी बातें करने लगी हो? इसने हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़ते हुए कहा। आरजू ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं संजीदा हूँ। शावेज जैसा घटिया, खुदगर्ज और बेहिस इंसान इसका तुम जैसे शख्स से ताल्लुक हो ही नहीं सकता। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। बुराक ने नजरें चुराई। हर दोस्ती मिजाज देखकर नहीं होती, कभी हालात भी लोगों को मिला देते हैं। ये जवाब मुझे मुतमईन नहीं करता। आरजू ने फौरन कहा, सिर्फ एक बार सच बता दो, क्या तुम वाकई शावेज के दोस्त हो? क्या वाकिफ मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया था? बुराक चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी उंगलियां बेख्तियार घड़ी के पट्टे पर फिसलने लगी।
तुम्हें ये सब कुछ क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। आरजू ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऑफिस में हर शख्स तुम्हें इस तरह देखता है जैसे तुम इस कंपनी के जान हो। तुम्हारा एक इशारा सबके लिए हुक्म होता है। तुम कहते हो तुम्हारे बाप का कारोबार है, मगर हकीकत यह है कि तुम कारोबार चलाते हो। तुम आम मुलाजिम नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो, बहुत ताकतवर हो। वो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से बोली, और ऐसा आदमी सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। बात कुछ और है, और तुम मुझसे वो बात छुपा रहे हो। बुराक के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसने आरजू को गौर से देखा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि वो कितनी दूर तक हकीकत के करीब पहुंच चुकी है। फिर इसने मसनूई बेफिक्री से हल्का सा कहका लगाया, तुम तो जासूस बनती जा रही हो। आरजू के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। बात मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। बुराक ने दोनों हाथ जेबों में डाल लिए। आरजू, कभी इंसान अपनी सोच से ऐसी कहानियां बना लेता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम भी शायद वही कर रही हो, यानी मैं गलत हूं? इसने फौरन पूछा, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। बुराक ने नरम लहजे में कहा, ऑफिस में जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ जिम्मेदारी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जहां तक शावीज की बात है, मैंने पहले भी कहा था वो मेरा दोस्त है। आरजू ने मायूसी से देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। बुराक ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर आओ, मगर अगले लम्हे मामूल के अंदाज में बोला, चलो अब ये सब छोड़ो, पूरा दिन काम किए, जाकर कपड़े बदल लो, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। बुराक, आरजू ने दोबारा आवाज दी, मगर इसने इस बार रुकने की जहमत नहीं की। सिर्फ इतना कहा, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिलता है, इससे पहले नहीं। ये कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरजू वहीं खड़ी से जाता हुआ देखती रही। इसके दिल में अब पहले से कई ज्यादा यकीन पैदा हो चुका था कि बुराक खानजादा सिर्फ एक नाम नहीं, एक राज था। ऐसा राज जिसे वो हर कीमत पर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता था। और यही खामोशी आरजू के दिल में इसके मुतालिक पैदा होने वाले हर नए सवाल को पहले से ज्यादा गहरा करती जा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में न जाने कितनी चीजें बदल गई थी। शुरू शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ जरूरत भर की बात होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहसें मजाक में बदल गईं, तल्खी हल्की सी दोस्ती में ढलने लगी। अब वो दोनों रोज सुबह एक साथ नाश्ता करते, एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते, शाम को साथ वापस आते और रात का खाना भी अक्सर एक ही मेज पर खाते थे। आरजू के चेहरे पर भी अब पहले जैसी मुसलसल उदासी नहीं रहती थी, मगर आज वापसी के पूरे रास्ते में अजीब खामोशी छाई हुई थी। बुराक गाड़ी चला रहा था, मगर इसका चेहरा सख्त बना हुआ था। कई बार आरजू ने बात शुरू करने की कोशिश की, आज ऑफिस में काम था ना, थक गए हो, मगर हर बार वो सिर्फ हाँ या हम कहकर खामोश हो जाता। आखिरकार गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। दोनों अंदर दाखिल हुए। बुराक सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आरजू ने इसे पुकार लिया। बुराक, वो रुका मगर पलटा नहीं। आरजू चंद कदम चलकर इसके करीब आए। क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हो? इसने गौर से इसके चेहरे को देखा। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बुराक ने बिना इसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ। आरजू फौरन बोली, मैं 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अब इतना तो समझने लगी हूँ कि तुम कब नॉर्मल होते हो और कब नहीं। बताओ आखिर हुआ क्या है? बुराक ने गहरा सांस लिया। छोड़ो भाई, फजूल बात है। नहीं, मुझे जानना है। आरजू ने इसरार किया, पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे। अगर कोई बात है तो साफ साफ कहो। चंद लम्हों तक बुराक खामोश रहा, फिर अचानक इसकी तरफ मुड़ा। आज ऑफिस में तुम सरफराज के साथ इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? आरजू एक लम्हे के लिए हैरान रह गए, फिर बेख्तियार हंस पड़ी। बस यही बात है। हाँ, यही बात है, बुराक ने संजीदगी से जवाब दिया। वो मेरा कोलीग है। आरजू ने सादगी से कहा। वो इज्जत से बात करते हैं, मैं भी इज्जत से जवाब देती हूँ। इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात हो गई? बुराक ने फौरन नफे में सर हिलाया। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तुम दोनों काफी देर तक हंस रहे थे। तो? आरजू ने हैरानी से पूछा। तुम झूठ बोल रही हो? बुराक का लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। बात कुछ और है। आरजू ने भवें सुकेड़ ली। मसलन क्या तुम इसे पसंद करती हो? ये सवाल सुनते आरजू चंद लम्हे से देखती रह गई। इसके चेहरे पर हैरत आहिस्ता आहिस्ता एक मायने खेज मुस्कुराहट में बदल गई। ओह, वो धीरे से बोली, तो तुम्हें जेलसी हो रही है? बकवास मत करो। बुराक ने फौरन नजरें चुरा ली। मुझे किसी से जेलसी नहीं होती। आरजू ने बाजू बांध लिए। फिर ये सवाल क्यों?
हम तो सिर्फ बॉस और मुलाजिम हैं, याद है? तो फिर तुम्हें इस बात से फर्क क्यों पड़ा कि मैं किससे बात कर रही थी? बुराक ने हल्का सा खनकारा। मैंने कहा ना, जेलसी नहीं हो रही। बस तुम मेरे अलावा ऑफिस में किससे बात नहीं करती थी। आज अचानक तुम्हें इतना घुलते मिलते देखा तो थोड़ा अजीब लगा, बस। आरजू ने हंसते हुए सर हिलाया। तुम्हारी वजह से तो अब मैं लोगों से बात करना सीख गई हूँ। पहले मैं किसी से नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर पाती थी, हर वक्त डरी सहमी रहती थी। अब आस्ते आस्ते सबके साथ उठना बैठना सीख रही हूँ। अगर कोई इज्जत से बात करेगा तो मैं भी तो इज्जत से जवाब दूंगी। बुराक ने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर न जाने क्यों इसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त होते गए। इसे आरजू की हर बात कांटों की तरह चुभ रही थी। इसे मुख्तसर अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि अच्छा, फिर बना मजीद कुछ कहे पलटा और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। आरजू वहीं खड़ी इसकी जाती हुई पुष्ट को देखती रही। इसके होंठों पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरी सोच उतर आई थी। आज उसे एक बात पहले से ज्यादा वाज़ेह महसूस हुई थी, बुराक शावेज का दोस्त नहीं हो सकता। इसकी बेचैनी, इसकी नजरें, इसकी बातों में छुपी जलन, ये सब किसी आम दोस्ती का रद्देमल नहीं था। जरूर कोई ऐसा राज था जिसे वो हर कीमत पर छुपा रहा था। और आरजू ने दिल दिल में फैसला कर लिया कि वो इस राज तक पहुंच कर रहेगी, चाहे इसे इसके लिए कितने सवाल क्यों न करने पड़े। 2 दिन बाद किचन में खड़ी आरजू खामोशी से देगची में चम्मच हिला रही थी। आज न जाने क्यों इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। गुज़िश्ता 1.5 महीने में जिंदगी ने जैसे नया रुख इख्तियार कर लिया था। कभी वो एक ऐसे घर में रहती थी जहां इसकी सांस तक पर एतराज होता था, और आज एक ऐसा इंसान इसकी जिंदगी में मौजूद था जो इसके चेहरे की थकन तक पढ़ लेता था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले लम्हे बुराक तेजी से किचन में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वाज़ेह नाराजगी थी। आरजू, इसकी बुलंद आवाज पर आरजू चौंक गई। ये क्या कर रही हो तुम? वो इसके करीब आते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में इतनी देर मत खड़ा हुआ करो। इतनी गर्मी है, सुबह से ऑफिस में काम किया, रात 1:30 बजे तक मेरी फाइलें मुकम्मल करती रही, और अब दोबारा यहाँ आकर खड़ी हो गई हो। आखिर अपनी तबीयत का भी कोई ख्याल है या नहीं? आरजू के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बस आज दिल चाहा कि अपने हाथ से खाना बनाऊं। इसने धीरे से कहा, इतने दिनों से आप ही सब इंतजाम करते रहे हैं, आज सोचा आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं। फिर आप बताइएगा कैसा बना। बुराक ने फौरन चूल्हे की आंच बंद कर दी। मुझे कुछ नहीं कि खाना, पहले यहां से बाहर निकलो, अगर तुम बीमार हो गई तो। आरजू ने गौर से इसके चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है? बुराक खामोश हो गया। हर बार यही कहते हैं, आराम करो, वक्त पर खाना खाओ, देर तक मत जागो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। आखिर क्यों? वो इसके करीब आ गई। आज सच बता दीजिए, आप कौन है? मेरा और आपका रिश्ता आखिर क्या है? बुराक ने नसें झुका ली। आरजू की आवाज भराने लगी। मुझे अब सब समझ आने लगा, आप शावेज जैसे इंसान के दोस्त नहीं हो सकते। 1.5 महीना हो गया, आपने एक बार भी इससे बात नहीं की, ना कभी इसका जिक्र किया। आपकी हर बात, हर रवैया कह रहा है कि हकीकत कुछ और है। अब मजीद खामोश मत रहिए, मैं सच जानना चाहती हूँ। कई लम्हों तक सिर्फ खामोशी रही। फिर बुराक ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, हकीकत वाकई वो नहीं जो तुम समझती रही हो। इसने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। शावेज मेरा जान से अजीज दोस्त कभी नहीं था, सिर्फ जान पहचान थी। एक दिन इसके फोन में इत्तेफाक से इसकी शादी की तस्वीर देखी और पहली बार तुम्हें देखा। पता नहीं क्यों इस एक तस्वीर ने मुझे बेचैन कर दिया। फिर इसने खुद तुम्हारे बारे में बातें बताई कि वो तुम्हें कबूल नहीं करता, तुम्हें घर से निकालना चाहते हो, और मुझसे मदद मांगी। मैं तुम्हें देखने के लिए लालच में आ गया था। इसकी आवाज टूट गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें करीब से देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मसलूमियत, तुम्हारी बर्दाश्त, मुझे अपनी जात से नफरत होने लगी। इस रात जो तुम्हें सबके सामने जलील किया गया, मुझे महसूस हुआ था कि जिससे मैंने किसी बेगुनाह की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी हो। इसलिए मैं फैसला कर लिया था कि चाहे बहाने से सही तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊंगा। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सब था तो पहले क्यों नहीं बताया? बुराक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी तो तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करोगी। मगर अब मजीद छुपा नहीं सकता। आरजू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद उस दिन से जब पहली बार तुम्हें देखा था
اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا، لیکن میں نے کبھی تم سے کوئی امید نہیں باندھی، کیونکہ تم ایک ایسے رشتے میں بندھی ہوئی تھی جس کا احترام کرنا ضروری تھا۔ آج انہیں نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ براق خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شروع میں مجھے صرف نفرت تھی، پھر الجھن ہوئی، پھر احترام پیدا ہوا، اور اب دل ہر خوشی، ہر پریشانی میں سب سے پہلے آپ ہی کو ڈھونڈتا ہے۔ شاید میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر اگلے لمحے براق نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن ہم کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک تم قانونی اور شرعی طور پر اس نکاح سے آزاد نہیں ہو جاتی۔ ہم صرف ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کل ہی وکیل سے بات کریں گے اور خلا کا مقدمہ دائر کریں گے۔ اگر عدالت نے تمہیں آزاد کر دیا اور اگر اس کے بعد بھی تمہارا فیصلہ یہی رہا، تب میں تم سے شادی کروں گا۔ چھپ کر نہیں، میں اپنی محبت کو رسوا نہیں کروں گا اور سر اٹھا کر سب کے سامنے تمہیں قبول کروں گا۔ آرزو نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار اطمینان سے مسکرا دی۔ مجھے یہی جواب سننا تھا۔ محبت اگر عزت نہ سکھائے تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ براق نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، مگر ہر قدم حلال اور صحیح طریقے سے اٹھاؤں گا۔ آرزو نے بھی سر ہلا دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں اب اپنی زندگی خوف میں نہیں، خودداری کے ساتھ گزاروں گی۔ دونوں خاموش کھڑے تھے، مگر اس خاموشی میں پہلی بار دلوں کو سکون ملا تھا، کیونکہ اس تعلق کی بنیاد جذبات سے پہلے احترام، سچائی اور درست راستہ بن چکی تھی۔